अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिक। आज का हमारा ये प्रोग्राम इंतहाई अहम है। मेरे साथ भारत से कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मौजूद है। कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, जो कि आप देखते हैं कि भारतीय मीडिया पर अक्सर उनकी गुफ्तगू चल रही होती है। इसके अलावा वो लद्दाख में भी सर्व कर चुके हैं। तो लद्दाख के हवाले से आज हम उनसे बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। कर्नल साहब, आज से तकरीबन 5 माह पहले चीनी आर्मी भारतीय टेरिटरी में दाखिल होती है। 15 जून को क्लैश होता है। उसके बाद मोदी साहब लेह का दौरा करते हैं, 28 मिनट की एक तकरीर करते हैं, जिसके बाद भारतीय मीडिया ये कहता है कि जी अब चीन डर चुका है और चीन भाग जाएगा। उसके बाद राजनाथ सिंह दौरा करते हैं और वो कहते हैं कि बातचीत तो चल रही है हमारी चीन के साथ, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो बातचीत कामयाब हो जाएगी। लिहाजा उसके बाद कोर कमांडर लेवल पे बातचीत जारी रहती है, लेकिन नाकाम हो जाती है। उसके बाद 29 और 30 अगस्त की रात को फिर कशीदगी होती है और उसके बाद फिर राजनाथ सिंह, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो मॉस्को का दौरा करते हैं और उसके बाद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, एस जयशंकर, वो दौरा करते हैं और वांग जी से मुलाकात करते हैं और 5 नुकाती 5 पॉइंट्स एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें एलएसी की जगह बॉर्डर एरिया होता है। लेकिन जब ये स्टेटमेंट सामने आ जाती है तो उस वक्त ये उम्मीद जाहिर की जाती है कि शायद अब अमन हो जाए, शायद अब डिसएंगेजमेंट हो जाए। लेकिन उसके बावजूद अभी जो खबरें हैं, अभी भारत भी जंग की तैयारी कर रहा है। भारत भी अपनी जो तोपें हैं, जो टैंक्स हैं, वो डिप्लॉय कर रहा है और चीन ने भी मतलब कोई भी ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई जिससे ये कहा जा सके कि चीन ने अपनी फौजें वापस बुला ली हैं। बल्कि अभी मैं द इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ रहा था, उस पर यह खबर लगी हुई थी कि 200 से ज्यादा फायर हुए हैं और गोलियां चली हैं दोनों फौजों के दरमियान। तो आप सारे इस मामले को कैसे देखते हैं कि ये मामला किस तरफ जाएगा? थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर दूं कि आप अपने इस प्रोग्राम के जरिए एटलीस्ट मुझ जैसे इंडियंस को एक अच्छी फीलिंग देते हैं कि पाकिस्तान इंडिया में अगर कुछ हो रहा है तो उसमें इंटरेस्टेड है, उससे रिलेटेड जो अच्छी चीजें हो रही हैं उनके बारे में बात करने को तैयार है। थैंक यू सर। मुझे लगता है पाकिस्तान का भारतीय चीजों में इंटरेस्ट लेना अपने आप में दिखाता है, वो अपने आप एक तरीके का सपोर्ट है कि यस, हम कंसर्न हैं कि कोई भारत में कुछ हो रहा है, चाहे वो चीन करे चाहे कोई और करे। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आप लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप हमारे से बात करने को तैयार हैं और आप हमारी बातें सुनकर समझकर लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आपने बड़े अच्छे से पूरा वाकया समझा दिया सबको और मुझे लगता है कि अगर हमें अब कुछ बताना है, क्योंकि बाकी सारी तो हिस्ट्री हो गई है, अब अगर हमें डिस्कस करना चाहिए तो 29-30 अगस्त के बाद के जो वाकये हैं उनको जी जरूर बिल्कुल। डिस्कस करना चाहिए। 7 कैसे और क्या 7 और 8 सितंबर को भी फायरिंग हुई है, क्लैश हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ। तो 29-30 से बाद अब तक मेरे ख्याल चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं जो हमें समझनी चाहिए और उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, जी सर। 29-30 को क्या हुआ, पहले तो बैकग्राउंड के तौर पर जैसे आपने बता ही दिया, बैकग्राउंड हिस्ट्री। चीन ने यूनिलैटरली एलएसी का मतलब अपने फेवर में रखने के लिए उसको चेंज करने की कोशिश करी। झगड़ा हो गया, मारपिटाई हो गई, देश के लोगों को शहीद होना पड़ा उसके लिए। ये सब अब हिस्ट्री है। 29-30 को क्या हुआ? 29-30 को चाइना ने इंडिया की जो एलएसी उनके तरफ है उसको क्रॉस करके जो उनकी एलएसी इंडिया के अंदर को है उसके पास हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। जी सर। क्योंकि इंडिया ने इसको टाइम पर डिटेक्ट कर लिया, तो इंडिया ने भी, जो इंडियन फोर्सेस वहां थी, उन्होंने अपने आप इमीडिएट डिसीजन लिया और उन्होंने भी ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सर जो तकरीबन चीन चीन का जाता मुख्तलिफ है।
ऑब्जेक्टिव है चीन का ग्लोबल टाइम, और चीन ये कहता है कि इंडिया हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहा है। हम एंटर नहीं हुए, इंडिया एंटर हुआ है, इंडिया ने ये सारी की है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है इसमें आप और पाकिस्तान की जनता एक अच्छा जज बनने का रोल अदा करें। दोनों तरफ बिल्कुल की सर। बात सुने, दोनों तरफ की बात सुने और वो डिसाइड करें कि सही बात क्या हो सकती है। मैंने इसीलिए आपको बड़े क्लैरिटी से समझाया कि हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो इंडिया की परसीव्ड जो सोची है हमने कि हमारी एलएसी है, वो चाइना के अंदर है, और चाइना की एलएसी हमारे इंडिया के अंदर है। बिल्कुल सर। इसके बीच का ये जो गैप है, इसमें ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो इंडिया की, जो चाइना की परसीव्ड एलएसी जो हमारे अंदर है, उसमें उनकी तरफ है। सो उनका कहना है कि चाइना की एलएसी के अंदर भारतीय सेना आई और उन्होंने हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप ले लिया। जी जी। मुझे बताइए अगर ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप चाइना का था किसी भी वजह से, जैसा ग्लोबल टाइम्स क्लेम कर रहा है, और उनका कहना है कि भारतीय सेना चाइना के अंदर घुसकर उनके ऊपर बैठी बैठी है, अगर ये बात सच है तो पिछले 60 साल से आपने इसके ऊपर क्यों नहीं क्लेम किया आज तक? लेकिन वो ये कहते हैं कि आपका हम 1959 से क्लेम कर रहे हैं, हम 1959 से क्लेम कर रहे हैं कि ये टेरिटरी हमारी है। करेक्ट। हम भी इसी तरह उसी उसी लहजे में मैं बोल रहा हूं कि हम भी, हमारी एलएसी आपके अंदर है और हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप हमारा इलाका है। हमने हमने हमारा भी क्लेम है। देखिए, मैं ये वाला एक्चुअली ना थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, आपको बड़े अच्छे से समझाता हूँ क्योंकि वो बड़ा आसानी से समझ में आएगा। फिंगर बिल्कुल फोर चाइना बोलता है उसकी एलएसी है पैंगेंगसो में, ऐसी है। इंडिया बोलता है फिंगर 8 हमारी एलएसी है। बिल्कुल फिंगर सर। 4 और 8 के बीच में, फिंगर 4 और 8 के बीच में तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर का इलाका है। बिल्कुल सर। चाइना हमेशा से, आप अगर हिस्टोरिकली गूगल कर कर भी देख लें, तो वो कहाँ रहता था? वो रहता था सिरिजाप 1 जो उनका पोस्ट था, और उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट क्रिएट करी सिरिजाप 2। सिरिजाप 1 और 2 फिंगर 8 के चाइना की तरफ था, कभी भी वो इस तरफ नहीं था। ये रिकॉर्ड पर है, कहीं इसमें आप मेरे को ही माने या ना माने, लेकिन ये रिकॉर्ड पर है, ये सब जगह एक बिल्कुल जैसी बात है। 8 से उठकर चाइना 4 तक आ गया क्योंकि वो कहता है कि वो उसकी एलएसी है। भाई अगर 4 पर आना है आपने, 5 पर जो अभी आप रुके हुए बैठे हैं, तो आप एक बात बताइए, पिछले 50 साल में आपने इस जगह को क्यों नहीं लिया? आज ही आपने नारियल क्यों तोड़ा? और अगर तोड़ा भी तो भाई आप इंडिया से डिक्लेयर कर देते डिप्लोमेटिकली चैनल्स पर, को वहां पर जो कोर कमांडर लेवल की जो मीटिंग्स हैं उसमें आप बोल देते कि भाई हमें यहां तक आना है, अब आपने जो करना है आप कर लीजिए, हमें जो करना है हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया। सिमिलरली देखिए, वो जब 8 से उठकर सिरिजाप 1 और 2 से उठकर 4 तक आते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन हम हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप और कैलाश रेंज और रिंचनला, रिजांगला, ये वाली पूरी रेंज के ऊपर जो हमारी, उनके तरफ जो हमारी एलएसी है उसके अंदर है, अगर हम जाते हैं तो आप बोलते हैं कि ये इंडिया ने अटैक कर दिया। भाई अटैक कैसे कर दिया? ये जगहों पर सर। ट्रेडिशनली कभी कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं। क्लेम था, जैसे आपका क्लेम था हमारा क्लेम था, क्योंकि दोनों देशों ने एक बड़ी मैच्योरिटी दिखाई कि क्लेम्ड वाली जगहों के ऊपर आप फौजें ना लगाएं, नहीं तो डिस्प्यूट हो जाएगा। हमने कभी 4 से आगे फौज नहीं लगाई, हालांकि हमारा क्लेम 8 तक का है, और उन्होंने 8 से आगे नहीं लगाई, हालांकि उनका क्लेम 4 तक का है। तो मेरे ख्याल दोनों देशों ने, सर ये सब कुछ तो हो गया, ये सब जानते हैं। जाहिर है झगड़ा ही इसी वजह से है कि इंडिया कहता है कि ये सरजमीन जो है ये हमारी है, चीन कहता है हमारी है। अब चीन ताकत के जोर पर आ चुका है। आप यूं समझ लें कि चीन का बेशक नजायज क्लेम है, चीन की वो जमीन नहीं है, वो भारत की जमीन है, लेकिन वो ताकत के जोर पे आ जाते हैं और हजारों स्क्वायर किलोमीटर पर वो कब्जा कर लेते हैं।
ऐसे में इंडियन आर्मी क्या करती है? मतलब ऐसे तो नहीं होता जी। कि आप अपने बेड से उठे हैं और आप ऑफिस चले गए हैं। आपने आप टैंक लाए हैं, आप फाइटर जेट्स लाए हैं, आप अपनी आर्मी लेकर आए हैं, आप पूरा स्ट्रक्चर लेकर आए हैं और इतनी आसानी से ये कैसे हो गया? इतनी जबकि इंडियन आसानी आर्मी एक से बड़ी आर्मी है। ये इतनी आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि आप रिजल्ट देख रहे हैं कि जैसे ही इंडियन आर्मी ने अपनी क्लेम्ड एलएसी की तरफ कदम उठाया तो चाइना ने इमीडिएटली बातचीत का जरिया खोल लिया, जो पिछले 3 महीने से तो नहीं खुल रहा था। वह आप एक बात बताइए, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्यों हमसे बात करनी ठीक समझी मॉस्को में? क्योंकि 29-30 की रात को हमने वो पहाड़ियों की वो लाइन ले ली जो हमारा कहना है कि हमारी एलएसी के अंदर है, उनका कहना है कि उनकी एलएसी के अंदर है, ये डिस्प्यूट है। तो ये वो वाली बात हो गई कि आप 8 से 4 पर आए तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि आपका इलाका है। अगर हम अपने इलाके में जाएं तो आपका इलाके में आ गए, इसलिए भाई इंडिया ने इंस्टिगेट किया है, इंडिया अटैक करने वाला है। हो क्या रहा है, देखिए चाइना स्मार्ट है, आपके देश में भी वो काफी स्मार्टनेस दिखा रहा है। सीपैक के नाम पर क्या क्या हो रहा है, आपके यहाँ कितनी तकलीफें, पुलिस स्टेशन पर प्रॉब्लम हो रही है, लोकल्स पर प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं फिर भी यही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, समझदारी है, अगर उनको इकोनॉमिक गेन है सीपैक से, ये आपकी मर्जी, आप करिए। हमारी सिर्फ आपको रिकमेंडेशन हमेशा से ये रही है, ऐसी जगहों पर आप बिजनेस जरूर करिए, लेकिन अपनी जमीन गिरवी मत रखिए, अपना जमीर गिरवी मत रखिए। अगर लेकिन ये सर जमीन और लेकिन सर जमीन कर्नल साहब, आप अच्छी नसीहत कर रहे हैं। ज़ाहिर है हर मुल्क की अपनी एक इज़्ज़त होती है। लेकिन अब यस, चीन ने भारत की जो सरजमीन है उस पर कब्जा कर लिया है, वहां पे कैंप लगे हुए हैं, वहां पे फौजें आ चुकी हैं। अब इसके दो ही हल हैं, या तो भारत, मतलब जाहिर है चीन कहता है कि 1959 से पहले पहले की जो क्लेम लाइन है उस पर अमल दरामद किया जाए, जबकि भारत कहता है शायद 1993 की जो लाइन है उसको माना जाए। अब दोनों मुल्क पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब दो हल हैं, या तो दोनों मुल्क आपस में लड़ लें, जो जीत जाए, जिसका कब्जा हो जाए, या फिर भारत सरेंडर कर दे, जो कि तासुर ये आ रहा है कि भारत ने सरेंडर कर दिया है और उस क्लेम लाइन को मान लिया, या इतना मान लिया कि जिन इलाकों पर आपका कब्जा हो चुका है वो अब चीन के ही इलाके हैं। तो आप अपने मुल्क के बारे में, अपने मतलब लद्दाख के बारे में बताइए कि इसका हल क्या निकलेगा? ऐसे इतने 5 माह हो चुके हैं, हो सकता है 5 माह मजीद गुजर जाए, इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ और सिर्फ चीन और भारत बातचीत करे, बाकी सारे देश जायज चीजों को सपोर्ट करें, इंटरनेशनल ओपिनियन बने। इंटरनेशनल ओपिनियन जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाएगा मेरे लिए, इंटरनेशनल ओपिनियन मैं नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए कि किसके तरफ बन रहा है। कितने देशों ने अब तक चाइना का साथ दिया है इस बात के ऊपर कि वो कहीं पर भी जमीनों से रिलेटेड जब डिस्प्यूट कर रहा है, उसका डिस्प्यूट अगर सिर्फ इंडिया के साथ होता तो शायद मैं आपकी बात मान लूं कि हो सकता है इंडिया ने कुछ गलती करी हो। उसका डिस्प्यूट 23 कंट्रीज के साथ है, उनमें वो बिल्कुल ऐसा। कंट्रीज भी हैं जिससे उसका बॉर्डर कहीं दूर दूर तक मिलता ही नहीं है। अब आगे जो आपने बात करी कि हल चाहे क्या वो निकलेगा? हमारा 93 का क्लेम हो, चाहे उनका क्लेम, जो भी क्लेम। देखिए मुझे आप एक बात बताइए, ये रिकॉर्ड पर है कि चीन ने अभी तक उसकी परसीव्ड एलएसी के मैप्स हमें कभी नहीं दिए। दैट मींस इंक्लूडिंग फिंगर 4, फिंगर 8, हेलमेट टॉप, ये सब इलाका अगर मैं मिला इससे रिलेटेड हमने अपने तरफ से परसीव्ड एलएसी जो हमारी सोच है हमें दे रखे हैं, और इसलिए हम उसे क्रॉस नहीं करते। चीन ने क्योंकि वो मैप नहीं दिए हैं, वो हर बार एक नया, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो सिक्किम, किसी भी तरफ आप ले लीजिए। मेरा आपको, अब आपने जो बोला है उसको, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन सबको मालूम है, बातचीत है, क्योंकि सच बात यह है कि अगर चीन इतना तगड़ा है तो भाई वो लड़ाई क्यों नहीं कर रहा? सर ऐसा तगड़ा तो है,
तगड़ा तो है। अगर इतना तगड़ा, उसने अगर नेपाल के फ्रंट पे एक महाज खोल दिया, उसने बांग्लादेश से भारत को दूर कर दिया, उसने श्रीलंका को भारत से दूर कर दिया, उसने ईरान जिसके साथ अच्छा खासा बिजनेस और अच्छे खासे ताल्लुकात थे इंडिया के, उससे दूर कर दिया। तगड़ा तो वो है। उसने भारत को तकरीबन इस खित्ते में, इस रीजन में आइसोलेट कर दिया है। तगड़ा तो वो है। अगर अगर जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल वर्बैटम मैं आपको एग्री करता हुआ चला जा रहा हूँ। सच बताइएगा, आपने कहा श्रीलंका, श्रीलंका ने स्टेटमेंट दिया है कि लद्दाख में इंडिया चीन के बीच में ये जो चल रहा है डिस्प्यूट, उसमें हम चाइना को सपोर्ट करते हैं। आपने कहीं पढ़ा, कहीं सुना? चलिए हम लेटेस्ट चल पड़ते हैं नेपाल की तरफ, क्योंकि नेपाल जैसा कि कहा जाता है ना, आप आपके और हमारे यहाँ बहुत पुरानी कहावत है कि जो कमजोर कुत्ता होता है वो जरा जोर से भौंकता है, शायद हाथी डर जाए। तो मैं उस कंट्री को गाली नहीं दे रहा हूं, मैं कहावत की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि नेपाल छोटा देश है, ट्रेडिशनली इंडिया के ऊपर कितनी उसकी डिपेंडेंसी है ये उन्हें भी पता जी। है, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन लेकिन उसके अब वो बावजूद इस अब वो समय अब वो अब वो चीन पे रिलाय करने लगे हैं। अब वो चीन के साथ जा रहे नहीं हैं इंडिया। नहीं नहीं, मैं आपकी आपकी लैंग्वेज में आपको ही समझा रहा हूँ कि आज की तारीख में, क्योंकि उन्हें दो पैसे चीन ने देने का विश्वास दिला रखा है, थोड़ा इकोनॉमिकली उनको एड दे रखी है, फ्री में पैसा आ गया है, इस वजह से हर देश की, मैं कह रहा हूं हर, इंक्लूडिंग इंडिया की मैं कह रहा हूं, हर देश की एक मजबूरी आती है इकोनॉमिक। और अगर वो इकोनॉमिक गेन्स हो रहे होते हैं तो वो देश कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए भ्रम में आ सकता है कि ठीक है भाई, हमारे को इंडिया से पैसा नहीं आ रहा, इंडिया से सपोर्ट नहीं आ रहा, तो चाइना से आ जाएगा। ऐसा होना कोई गलत नहीं है, वो कंट्री अपने लिए देखना चाहिए इकोनॉमिक। मैंने अभी थोड़ी देर बोला सीपैक आपको भी देखना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह अगर बांग्लादेश बांग्लादेश को लगता है कि, लेकिन मेरा आपको जो सवाल है, क्योंकि आपने बोला है क्योंकि आइसोलेट कर दिया, मुझे एक कंट्री इनमें से बता दीजिए जिसने ये राइटिंग में तो खैर रिकॉर्ड पर आ जाएगा, किसी लीडर ने वर्बली भी अगर ये बोल दिया है, किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी फॉरेन मिनिस्टर ने, कि इंडिया चाइना के इस डिस्प्यूट में हम चाइना का साथ देते हैं और इंडिया की निंदा करते हैं कि उसने ये गड़बड़ करी है। आप सर बताइए, आप बाकियों को छोड़िए, पाकिस्तान ने क्यों नहीं कहा? अब तक पाकिस्तान ने क्यों नहीं कहा? कहने के लिए तो, कहने के लिए लोगों के हिसाब से इंडिया पाकिस्तान तो जानी दुश्मन है, पाकिस्तान तक नहीं कह रहा ये बात कि सर पाकिस्तान इंडिया चाइना के इस डिस्प्यूट में इंडिया गलत है और इंडिया एग्रेसर है। पाकिस्तान क्यों नहीं कह रहा? आप क्यों नहीं कह रहे? आपकी जनता क्यों नहीं कह रही? देखिए मैं आपको दोनों तरफ से ले रहा हूं, कहने के लिए हम जानी दुश्मन है, हमारे बॉर्डर्स आपस में गोलाबारी चलती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी नहीं कह रहे। आप बताइए क्यों? तो आइसोलेट कहां हुआ? वो इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि इन सबको इस समय वो इकोनॉमिक गेन्स मिल रहे हैं, वो पैसा मिल रहा है, वो लोन्स मिल रहे हैं। ये एक अलग बात है कि उन्हें इस मजबूरी में ये नहीं समझ आएगा कि ये लोन उनको कितने महंगे पड़ेंगे। आप देख रहे हैं कि श्रीलंका ऑलरेडी इंडिया से पैसा लेके वो वापस कर रहा है, वो विड्रॉ करना चाहता है उस लोन में से, बांग्लादेश करना चाहता है। आप एक बात बताइए, कल अगर मैं काला पानी का एरिया नेपाल को दे दूं, आपको क्या लग रहा है नेपाल चाइना के साथ खड़ा रह जाएगा? ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये इंटरनेशनल फोरम्स में वही होता है। वही वही मेरी बात करने का मकसद है कि ये सारे मुमालिक इस वक्त मिलकर इंडिया पे प्रेशर डाल रहे हैं। बेशक उनकी स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन उनके बिहेवियर से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये एक बड़ा प्रेशर है कि जब ईरान इतनी बड़ी डील से पीछे हट जाए, नेपाल की जानब से आप पे फायरिंग हो, पुलिस फायरिंग करे, फिर बांग्लादेश आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो जाएं और उनसे वो ना मिलें, या उनका जो एक प्रोटोकॉल है जायज वो ना दें, तो बिहेवियर से लगता है ना कि बिहेवियर चेंज हुआ है इन मुमालिक का। आपकी बात सर आंखों पर, बिहेवियर चेंज दिख रहा है, इंडिकेशंस दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए आंख बंद कर लेने से ये नहीं होगा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पता सबको सब कुछ होता है। लेकिन मैं करेक्ट कर दूं, हमारे किसी फॉरेन सेक्रेटरी को बांग्लादेश में मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं करेक्ट कर दूं और आप एकदम से रियलाइज करेंगे, हम
हमारे जो वहां के एम्बेसडर हैं, उन्होंने जब शेख हसीना से मिलने का अपॉइंटमेंट मांगा, तो आप एक सच बात बताइए, हमारा अपना फॉरेन सेक्रेटरी हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से भी जब वो अपॉइंटमेंट मांगता है और अगर बाई चांस ना मिले तो क्या वो दुश्मन हो गए? अरे भाई, एक प्राइम मिनिस्टर की 50 जगहों पर रिक्वायरमेंट है, 100 जगहों पर उसके कमिटमेंट्स हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर वो नहीं मिल पाया, ये अच्छी बात नहीं है। इंडिकेशन जो आप बोल रहे हैं मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश आज हमारे लिए दुश्मन देश हो गया, ऐसा कहीं नहीं। सर ये हमारे अपने देश है। कोई भी मुल्क परमानेंट दोस्त भी नहीं होते, परमानेंट दुश्मन भी नहीं होते। तो लेकिन इस वक्त जो हालात है, वो चाहे चीन पैसे दे के करवा रहा है, चाहे चीन जैसे भी करवा रहा है, चीन ने भारत को प्रेशराइज किया है। अच्छा सर, अब सारे मामले को कंक्लूड करते हैं। अब मसला ये, अगर आप कहते हैं कि बातचीत ही हल है, बातचीत ही ये सारे मामले का हल है जो कुछ लद्दाख में हो रहा है, अब ऐसे नहीं हो सकता कि इंडिया अपनी साइड, जो पहले साइड थी अप्रैल से पहले की, उस पे हो जाए और चीन कहे कि हमने 5 माह लगाए हैं, हमने 5 माह यहाँ पे रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने 5 माह यहाँ पे सैर की है, हम वापस चले जाते हैं। ऐसे तो नहीं होगा, किसी एक ऐसे मुल्क को नहीं। सरेंडर करना पड़ेगा। तो वो कौन सा मुल्क होगा जो सरेंडर करेगा? या अगर सरेंडर नहीं करते तो फिर क्या ये जो सर्दियों में एक तासर दिया जा रहा है कि जंग हो सकती है, सर्दियों में कोई बड़ी झड़प हो सकती है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात जो आपने अच्छी कही कि या तो जंग होगी या विड्रॉल होगा, या आप अपना जमीन जो किसी ने ऑक्यूपाई कर रखी है वो देख। ये आप इंडिया पाकिस्तान के साथ भी देख लीजिए, वर्ल्ड की किसी किसी भी दो आर्मीज के बीच में देख लीजिए कि जब आपस में डिफरेंसेस आते हैं तो वो सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आप जब बातचीत करते हैं तो आप बातचीत करते हैं फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, आप ऐसी एक है। ताकत वाली जगह। क्योंकि एक अगर उदाहरण के तौर पर ले लूं कि आपने, चाइना ने मेरी 100 गज जमीन ले रखी है और अगर मैंने कहीं 300 गज जमीन उनकी ले रखी है, तो मेरी पोजीशन उनसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि ऐसी है। नेगोशिएशन टेबल पर फाइनली यही बात होगी कि आप वहां से हटिए, मैं यहां से हटता हूं। इस समय 29-30 के बाद पहली बार इंडिया ने चाइना और पूरे वर्ल्ड को दिखाया है कि हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ले सकते हैं, हेलमेट टॉप पर ले सकते हैं, रिंचिंग ला पर ले सकते हैं, कैलाश की पूरी वाटरशेड पर ले सकते हैं। और इस यानी वजह से जो टॉक हम पिछले 3 महीने से मांग रहे थे, आपने एकदम से डिफेंस मिनिस्टर की भी टॉक की मांग कर ली, दैट इज चाइना ने, और फॉरेन मिनिस्टर की भी बात कर ली। क्यों? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। क्योंकि अब उन्हें दिख गया कि साउथ बैंक पेंगैंगसो अकेला एरिया, देपसांग के अलावा पेंगैंगसो वाला साउथ बैंक का अकेला एरिया है, स्पंगुर गैप, जिसमें से चाइना की मैकेनाइज्ड फोर्सेस, आर्मर्ड कॉलम और इन्फेंट्री मूवमेंट हो सकती है, क्योंकि वो एक अकेला गैप है जो तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर चौड़ा है। इसके बीच में मूवमेंट हो सकता, लेकिन वो मूवमेंट अटक गई क्योंकि दोनों साइड की पूरी पहाड़ियां इस समय इंडिया ने ले ली। सर, आप बातचीत पर। इंडियन मीडिया की कल की खबर है, तकरीबन सारे इंडियन अखबारात में खबर लगी हुई है कि पेंगोंग में मजीद 10,000 चीनी फौजी आ चुके हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ये इलाका मेरा देखा हुआ है। अगर हम नॉर्थ बैंक की बात करें, क्योंकि साउथ बैंक में तो इस समय आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरी पहाड़ी की रिज लाइन हमारे पास है, डोमिनेट हम कर रहे हैं, और वो चाइना ओपनली कह रहा है कि आप यहाँ से हटिए, क्योंकि ये तो हमारा क्लेम्ड एलएसी के अंदर है। जहां तक सर, नॉर्थ की बात है, ये था जहां तक इकोनॉमिक नॉर्थ की टाइम्स की बात है। खबर है, ये था इकोनॉमिक टाइम्स की कल की खबर है कि चाइना ने जी, 10,000 मजीद ट्रूप्स डिप्लॉय किए हैं लद्दाख के अंदर पेंगोंग लेक पे। मैं आपको वही समझा रहा हूँ। जब आप देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स फिजिकली लद्दाख नहीं जाकर ये बात करता, दीज आर एस्टिमेट्स। मैं आपको अथॉरिटी के साथ बोल रहा हूं, आप अपनी गूगल करवाकर, सैटेलाइट इमेजरी करवा कर निकलवा लीजिए।
मैं तो आपको इतनी, और मैं चैलेंज करता हूं इस बात को कि अगर मैं गलत प्रूव होऊंगा तो मैं आपके चैनल पर आकर माफी मांगूंगा कि मैंने गलत बात बोली। देखिए, क्योंकि मैं 4 फिंगर से लेके 8 फिंगर के बीच के इलाके में पैदल चल चुका हूं, इसलिए सिर्फ बता रहा हूं अथॉरिटी के साथ। इनके अंदर 10,000 ट्रुप्स नहीं आ सकते, जगह नहीं है। और अगर आ भी आप कर कराकर आपने कुत्ते बिल्लियों भेड़ बकरियों की तरह भर भी दिया, तो आपको बड़ी सैड डिसएडवांटेज होगी जो कोई आर्मी, देखिए कहने को ठीक है, लेकिन पीएलए चाइना की जो आर्मी है वो भी एक प्रोफेशनल आर्मी है। मैं ये नहीं कह सकता कि वो पुलिस वाले हैं, उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है फौज से रिलेटेड, वो फुली ट्रेंड है। वो ऐसी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कभी नहीं करेंगे कि इतने छोटे इलाके के अंदर जहां डिप्लॉयमेंट की जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, उसके अंदर 10,000 सैनिक भर दें। वो जो 10,000 सैनिक की बात चल रही है, आप जो कह रहे हैं, मैं बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको समझा सकता हूं, वो पूरे पेंगैंगसो लेक में उनकी तरफ डेप्थ में स्टेजेस में वो लगी हुई है। देखिए, बड़ा सिंपल तरीका है। 10,000 का मतलब क्या हुआ अगर आप मोटे मोटे तौर पर बोले, एक ब्रिगेड के अंदर 3 बटालियन, हर बटालियन 50 के अंदर एवरेज सर, 800। खबर में लिखा हुआ है कि 50 बटालियंस हैं, 50 नहीं, मैं तो बटालियंस आई आपको हैं। बोल रहा हूं, तो अब आप खुद सोचिए ना, ये गलत है। एक बटालियन की क्या स्ट्रेंथ होती है, ना आप छुपा सकते हैं पाकिस्तान की, ना मैं छुपा सकता हूं इंडिया की, ना चाइना, ये तो आप मानेंगे। भाई, ऐसे ही बटालियंस का कंपोजिशन तो सबको पता है। 800 से ज्यादा किसी की बटालियन नहीं है। बड़ा सिंपल तरीका है। 800 के हिसाब से 10,000 को कर लीजिए आप, कितनी बटालियन बनी। और एक तरफ आप बोल रहे हैं 50 बटालियन। तो ये जी, खबर 50। अपने आप में, ये खबर अपने आप में ये डिफीट करती है कि अगर 10,000 ट्रूप्स हैं तो 50 बटालियन नहीं हो सकती। बड़ा सिंपल तरीका है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर 10,000, पहले तो चाइना, ग्लोबल टाइम और आप डिसाइड करके बता दो, और ग्लोबल टाइम ने इकोनॉमिक टाइम्स को भी बोल दीजिए कि ये डिसाइड कर लो कि पहले तो 10,000 है या 50 बटालियन। हो नहीं सकता ये लॉजिकली। आप जैसे और मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जो एक्सपीरियंस है इस मामले में, मैं कैसे मान लूं कि 10,000 लोगों के अंदर 50 बटालियन होंगी। आप पूरे वर्ल्ड की किसी आर्मी के निकाल के दिखा दीजिए कि 10,000 लोगों फौज डिप्लॉयड है तो वो 50 बटालियन के बराबर हो। सर 50 बटालियन का मतलब बड़े सिंपल तरीके से 5 8 40, 40,000 ट्रुप से नीचे नहीं हो सकते, अगर आप 50 बटालियन कह रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, जब वो 50 बटालियन लेते हैं तो वो अपने डेप्थ के इलाकों को मिलाकर करते हैं, जो इस हाई ऑल्टीट्यूड एरिया की सो कॉल्ड री इन्फोर्समेंट के लिए उन्होंने बुलाए हैं, हमने बुलाए। कोई बड़ी बात नहीं, हमने भी सर बुलाए। सर अगर चले, आप छोड़ दें, अगर 100 नया फौजी भी आया है, 50 भी नए आए हैं, तो इसका मतलब यह है कि मामलात बातचीत की जानब नहीं जा रहे, बल्कि नई डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो आपको क्या नहीं, लगता है? आप समझिए, आप जो बोल रहे हैं मेरी लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब आप मेरे तरफ से बोल रहे हैं। देखिए, अगर वो 100 भी आए हैं, मैं वही बता रहा हूं आपको, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब तक आप अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे, दूसरे के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा। ये जो मैंने अभी अभी, ये जो हम फौज की डिप्लॉयमेंट, आप एक बात बताइए, हमने रिचिंगला ले लिया, उसके ऊपर हमारी फौज बैठ गई, आपके हिसाब से कितने लोग बैठे होंगे? आपको लग रहा है उसमें 1,000 लोग बैठे होंगे? जगह नहीं है भाई। सर इसी तरह से लेकिन अगर हो उसको प्रेशर, पकड़ना, सर उसको प्रेशर बिल्ड पकड़ना, करने के, यस, तो उसके प्रेशर लिए आप ताकत दिखाते आप मैं ताकत वही कह रहा दिखाते हूं। इंडिया प्रेशर बिल्ड कर रहा है, जो कि पिछले 10-15 दिनों से नजर भी आ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि दोनों मुमालिक प्रेशर बिल्ड करने के चक्कर में कोई बड़ा क्लैश कर बैठे, जिसके बाद ये हालात जो है वो नॉर्मल ना हो। ये अब आपने एक और बड़ा अच्छा मुद्दा पकड़ा है कि क्या इस तरह का प्रेशर किसी गलती की वजह से, किसी डेलिबरेट केयरलेसनेस की वजह से या प्लानिंग की वजह से क्लैश में ना बदल जाए। क्योंकि ये जो 200-300 राउंड हवा में दोनों ने फायर किए हैं, अगर उसमें सही से है। एक सैनिक, उसमें से सिर्फ एक सैनिक गलती से अपनी गन सीधी कर फायर कर दे, तो क्लैश स्टार्ट हो गया। अब उस समय ये तो पता नहीं चलेगा कि वो पहली गोली आपने चलाई थी कि मैंने चलाई थी, ये नहीं पता चलता।
200 राउंड अगर ऊपर चल रहे हैं, उसमें से एक राउंड सीधे गलती से नीचे निकल गया और उनके सैनिक को लग गया, या उनका निकला हुआ हमारे सैनिक को लग गया, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल वॉरफेयर। और एक्सीडेंटल वॉरफेयर की वजह से ये जो दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स ने एग्री किया है कि हम इसको जहां है रोकें, पहले आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इस समय इंडिया इसलिए नहीं सुनने को तैयार है क्योंकि पिछले 4 महीने में आपके बताए हुए सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फेल हुए हैं। आपने अब से पहले जितने समझौते किए हैं वो सारे के सारे आप फेल कर रहे हैं। अब हम भी उसी हिसाब से सीख रहे हैं कि यस भाई, अब आप हमने हमने भी तो 50 साल से हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप को नहीं ऑक्यूपाई किया था। क्यों नहीं किया था? हम अपने समझौते के हिसाब से चल रहे थे। अब समझौता जब दिख रहा है कि दूसरा आदमी गलती पर गलती करे जा रहा है, और वो गलती गलती नहीं है, वो डेलिबरेट एक्शन है, आज हमने करने शुरू कर दिए और बढ़िया रिजल्ट देखिए, उसको एकदम से लैंग्वेज समझ आ गई कि बातचीत शुरू हो गई। और जहां तक आपका सवाल है कि लड़ाई सर्दियों में चले जाए, ये बिल्टअप सर्दियों में जाएगा। 6 महीने का टाइम दोनों कंट्रीज को मिलेगा अपने को थोड़ा कूल डाउन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए। ये दोनों कंट्री के लिए प्रॉब्लमैटिक है इकोनॉमी। आपको क्या लग रहा है ये जो इतनी फौजें मूव हो रही हैं, फ्री फंड में मूव हो रही हैं? आपको क्या लग रहा है यूएस पैसे भेज रहा है? आपको क्या लग रहा है चाइना का सीपेक का पैसा चाइना लेकर अपनी फौजों को डिप्लॉय कर रहा है? कहीं पेट्रोल लग रहा है, कहीं सामान लग रहा है, सब खर्चे हो रहे हैं। ये इकोनॉमी के ऊपर बर्डन है, और ये और सर बर्डन भारत के ऊपर तो बहुत ज्यादा है। ऐसी सूरत हाल में जब इंडिया में कोविड के इतने ज्यादा केसेस हो चुके हैं, एक दिन में 90,000 से ज्यादा केसेस सामने आते हैं, 2,000 से ज्यादा फिर जाने जाती हैं। इसके अलावा इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ रुक चुकी है। तो भारत के लिए तो ये ज्यादा मुश्किल है चीन की निस्बत। देखिए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भारत की इकोनॉमिक प्लाइट, जो हमारी सो कॉल्ड, आपकी लैंग्वेज में भी आप बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर जो बोझ है इकोनॉमी का, पाकिस्तान से अच्छा कौन समझ सकता है कि जब पैसा नहीं होता है तो कितनी तकलीफ होती है, और हर चीज को करने में पैसा लगता ही लगता है। ऐसी लेकिन ऐसी आप ये बात से मुंह नहीं मोड़ पाएंगे कि आप अगर ये कहें कि जब इंडिया मूव करेगा तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर बर्डन होगा, लेकिन चाइना के ऊपर नहीं होगा। चाइना पर भी होगा, लेकिन बर्डन बर्डन चाइना है। संभाल सकता है, चाइना संभाल सकता है। चाइना के पास इतनी अच्छा, एक ताकत। बात बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने बोला संभाल सकता है। आप एक बात बताइए, सच बताइए, चाइना से पूछ लीजिए। हमने 50 ऐप्स उनके बंद किए, हमने 118 ऐप बंद किए, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? कितना कितना इकोनॉमिक ड्रेन हो जाएगा? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़? चाइना जैसी इकोनॉमी के लिए 2,000 करोड़ क्या है? लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहा है। एक एक रुपया, एक एक बेबी स्टेप, इस तरह के चाइना को मालूम है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता इस तरह से इकोनॉमी में लॉसेस। मैं तो कह लेकिन रहा हूं कि चाइना जैसी इकोनॉमी के आगे 2,000 करोड़ के अगर एप्स बंद हो गए, क्या बड़ी बात है? लेकिन सर व्हाट इज एप्स 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 बंद करना भी कोई मसले का हल नहीं है। चीन 15 मैं तो जून को आपकी 15 जून इकोनॉमी को के लिए क्लैश होता है। करता है। 15 जून को क्लैश होता है, उसके नतीजे में भारत के जो ट्रूप्स हैं उनको उठा लेता है, 20 से ज्यादा मारे जाते हैं। और इतना बड़ा क्लैश होता है, उसके नतीजे में भारतीय आर्मी बजाय उनको जवाब देने के या उनके बंदे फड़काने के, आप यूं कह लें, उनकी टिकटॉक बंद कर देती है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं है कि आप अपने फौजी शहीद करवा के सिर्फ टिकटॉक बैन कर दें। और देखिए, फिर एक और बात सर, अभी तक मोदी साहब ने अपनी किसी भी स्पीच में चीन का नाम नहीं लिया कि देखिए चीन ये कर रहा है, चीन को हम देख लेंगे या चीन बाज आ जाए। बल्कि वो कहते हैं वो जो बॉर्डर पे, वो जो फलां जगह पे हमारे साथ करते हैं, उनके लिए पैगाम है। मतलब डायरेक्ट कोई भी जवाब नहीं दिया। फैजल साहब, मैं आपको सिर्फ ये बोल पाऊंगा इस बारे में कि हर कंट्री का अपना कैरेक्टर है, हर प्राइम मिनिस्टर का अपना एक स्टाइल ऑफ डिलीवरी है। मुश्किल वक्त में प्राइम सर लीडर का मिनिस्टर पता ने चलता है ना कि लीडर कैसा लीडर है जो। मैं लीडर की बात करता हूँ, वही मैंने इसीलिए स्टाइल बोला, वो उनका स्टाइल। प्राइम मिनिस्टर ने तो नहीं बोला बालाकोट होने वाला है। लेकिन प्राइम जो मिनिस्टर ने ये भी नहीं बोला
कि उरी होने वाला है, नहीं मैं एक सेकंड, उरी भी होने वाला है नहीं बोला था ना? ये बोला था? नहीं बोला था। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी नहीं बोला कि हेलमेट टॉप ऑक्यूपाई होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी नहीं बोला कि ब्लैक टॉप ऑक्यूपाई होने वाला है, रिंचिंग ऑक्यूपाई होने वाला है, पूरी कैलाश की रेंज ऑक्यूपाई होने वाली है। हो गई ना? और अब आप ये मत कह दीजिएगा कि ये सब बिना प्राइम मिनिस्टर को बताए हमने चुपचाप से कर दिया। भाई देखिए, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर तो है नहीं कि आपकी कंट्री उसको मानती नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ अनफॉर्चुनेटली कि आपके यहाँ समझा जाता है कि ये तो नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, यहाँ तो इलेक्टेड 130 करोड़ वालों का बंदा है ये। इसके एक्शंस बोल रहे हैं, और उसके एक्शंस से, मानिए मेरी बात, देखिए कभी कभी दुश्मन चाहे समझ लें, लेकिन उस आदमी को सलामी देनी चाहिए। ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसे आज यूएस हाथों हाथ रखना चाहता है, और एक समय उसको वो नहीं पसंद था। बट उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर अब वो रिवेंज वाली बात पर आ जाए, उस निचले दर्जे पर आ जाए कि अब मैं तो यूएस से बदला लूंगा। उसे मालूम है, जिस तरह आप चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना, आपको क्या लगता है कि चाइना में लद्दाख में जो कुछ हो रहा है उसके वजह से आजकल हमने एक दूसरे के साथ एक एक रुपए का ट्रेड भी बंद कर रखा है? मल्टी करोड़ ट्रेड इज स्टिल ऑन। आपको पता है हमारा पाकिस्तान के साथ कितना प्रॉब्लम था, ट्रेड तो चल रहा था ना, मोस्ट फेवर्ड नेशन फिर भी चल रहा था। चलिए एक समय के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन हटा लिया किसी ने, वो एक अपनी स्ट्रेटेजी है, एक अलग प्रेशर है, वगैरह वगैरह। आपको क्या लगता है सारे ट्रेड बंद हो गए थे आपके हमारे बीच में? कभी भी नहीं। ऐसा नहीं होता, कभी भी सर ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, जब आपकी पाकिस्तान के साथ कोई कशीदगी होती है, कोई इस तरह की झड़प होती है या कोई इश्यू चल रहा होता है, तब इंडिया का रवैया इंतहाई ज्यादा अग्रेसिव होता है। मोदी साहब अ, इस तरह से मतलब वो तकरीरें करते हैं जैसे अभी ही पाकिस्तान को खा जाएंगे। लेकिन जब चीन के साथ चल रहा है तो फिर उस जैसा रवैया नहीं है, उस तरह की एक्शंस नहीं है, उस तरह का अग्रेसिव जो एक होते हैं ना बयानात होते हैं, या बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पे वो मुख्तलिफ मोदी नजर आ रहे हैं चीन के मामले पे। आपकी बात पर मैं 100% एग्री करता हूं। हमारा रिस्पॉन्स पाकिस्तान के साथ अलग होता है, और इस समय अगर कंपेयर किया जाए तो चाइना के साथ बिल्कुल अलग है। मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, लेकिन इसके पीछे जो आप रीजन ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का कैरेक्टर एक जैसा है, एग्रेशन का। हम ऐसी दोनों देश, हम दोनों भाई जो 47 तक भाई थे, और अगर किसी अब भी वजह से हमारे अभी भी आपस अभी में भी मनमुटाव हो गया। अभी भी सर भाई हैं, अभी भी भाई हैं। मैं अगर तो आपकी मैं कह जानब रहा से भी हूं, कोशिश मैं आपकी इसीलिए बोल जानब रहा से भी हूं, कोशिश आप की खुद जाए ही कि बोल रहे हैं। ऐसे मतलब मैं अग्रेसिव या फैजल इख्तियार साहब, दिलाने वाले बयानात देने फैजल, के बजाय मोहब्बत से बात की जाए, ट्रेड की जाए, आपस में मिल के चला जाए। मैं तो कह रहा हूं, अदरवाइज आप और मैं बात कैसे कर पा रहे हैं? अगर हम एक्चुअली जानी दुश्मन हैं तो हम बात कैसे कर पा रहे हैं? हम कर रहे हैं ना बात। ये हम आप आपके और हमारे बीच में सबसे बड़ी ताकत क्या है जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है? और जिस जिस जगह पर ये ताकत है, आप देख लीजिए वो कंट्रीज कितने क्लोज हैं। आपके मेरे और बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ी ताकत है लैंग्वेज की, ऐसे ही है। हिस्ट्री की, कि हम एक दूसरे, आपके और मेरे बीच में फर्क ही नहीं है। इसलिए अब जो आपका सवाल था कि जब हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ एग्रेशन करते हैं, दिखाते हैं, तो ये हमारा कैरेक्टर है, आपका भी मेरा भी। पहली बात, पिछले 70 साल से आप और मैं एक दूसरे को कंट्री लेवल पर बात कर रहे हैं, चाहे वो गलत है सही है वो बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को हमेशा से ब्लेम करते आ रहे हैं, सो कॉल्ड गालियां देते आ रहे हैं, सो कॉल्ड दुश्मन बताते आ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ और आपके यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। कि आप आज हवा लगाइए कि पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट होनी है, आप देखिए केरला सभी लोग उठकर पाकिस्तान की तरफ चलना शुरू। चाइना के साथ आप इसलिए नहीं करते क्योंकि चाइना के साथ आपका पिछले 50 साल का रिलेशन ट्रेड का आ रहा है। पिछले 20 साल से इंडिया इतनी बुरी तरह से कोशिश कर रहा है कि हम भी चाइना की तरह एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बने, और उस इकोनॉमी में बनने के लिए हमारा चाइना के साथ जो ट्रेड है इतना ज्यादा क्यों है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ उतना ट्रेड नहीं है? क्योंकि आपके और हमारे बीच में
ये जो एक कैरेक्टर जो हम लोगों का एक दूसरे के ऊपर मुट्ठी दिखाने वाला जो मामला है, ये शुरू से चल रहा है। और इसमें से जब बाहर आने की आप और मैं कोशिश करेंगे तो मेरा पॉलिटिशियन आपका पॉलिटिशियन बाहर आने नहीं देगा, आपकी फौज वहां आने नहीं देगी, वगैरह वगैरह। और बात आ गई चाइना की। चाइना से रिलेटेड मैं आपको बीजेपी सिर्फ भी ये नहीं बता, आने देगी सर, आरएसएस या हाँ, बीजेपी भी नहीं मैं आने तो मान ले, आप मैंने पॉलिटिकल सिस्टम बोल दिया। मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल। पॉलिटिकल सिस्टम में ना बीजेपी अलग है, ना कांग्रेस अलग है, ना एनसीपी अलग है, ना शिवसेना अलग है, ना सीपीआईएम अलग है। आप जो पॉलिटिशियन बोल दीजिए, मैं तो बिल्कुल मान सर। रहा हूं आपके साथ। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, चाइना के साथ हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो मेरे को नहीं समझता, मैं उसे नहीं समझता, क्योंकि हमारी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। और दूसरी बात, शायद वो मजबूत भी है, शायद वो मजबूत भी है देखिए आर्मी के लिहाज से, देखिए, इकोनॉमी के लिहाज से, ये आप भी मेरी वजह बात हो एक सकती है। ये भी एक वजह हो सकती है आप कि जब मैं आपसे वो मजबूती पर ही बोल रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, किसको नहीं पता, मतलब मैं भी बेवकूफ हूंगा कि अगर मैं चाइना की आर्मी की मजबूती देखूं नंबर्स में, कि उसके पास इतने जहाज है, मेरे पास इतने जहाज है, उसके पास इतने सैनिक है, मेरे पास इतने सैनिक है, उसके पास इतनी शिप है, मेरे पास इतनी शिप है, उसके पास इतने पनडुब्बी है, मेरे पास इतनी पनडुब्बी है, वगैरह, उसके पास इतने न्यूक्लियर मिसाइल है, मेरे पास इतने न्यूक्लियर मिसाइल है। वो बोलता है मेरे पास 360 है, मैं बोलता हूँ 160 है मेरे पास। लेकिन क्या रिचिंगला पर वो मिसाइल, वो एयरक्राफ्ट, वो पनडुब्बी, वो एयरक्राफ्ट कैरियर लैंड करेगा? आपकी जो सुपीरियोरिटी हम बात कर रहे हैं, आपकी सुपीरियोरिटी आपको मुबारक, मेरी सुपीरियोरिटी मेरे को मुबारक। आप अपने 2 जहाज अपने इलाके में से निकाल के चला देते, मैं अपने चला देता हूं। लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है वो ये बोलता है कि नहीं जी, उनका जहाज हमसे कमजोर है। कमजोर और तगड़ा तो जब होगा ना जब आपस में लड़ाई होगी, सीधी बात है। ऐसे ही है। तो ये जो आप जो बात है ना मजबूती, ये मजबूती ओवरऑल आप बता रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ डिसीजन, लड़ाई में जो पॉइंट ऑफ डिसीजन, रिचिंग लॉ के ऊपर इस समय किसकी जीत है ये बता दीजिए, आपकी और स्ट्रॉन्ग कौन है? छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उस कंट्री के बारे में आप और मैं शायद ना आप मुझे बताइए, साइचिन ग्लेशियर के अंदर, साइचिन ग्लेशियर के अंदर कौन सी ऐसी पोस्ट है जिसके ऊपर कौन हावी है या नहीं है? वो ऐसे ही तो डिसाइड होगा कि जो बैठा है वो हावी है, चाहे उसके 10 जवान बैठे। आप लाइए ना F-16, आप लाइए J-20, आप लाइए सारे एयरक्राफ्ट। मैं देखना चाहता हूं कि कुमार पोस्ट के ऊपर लैंड कितने करेंगे। सर मैं सर आपको बताता हूँ 30 आदमी है हमारे वहां, सिर्फ 30। सर आपके बात करने का मकसद ये है कि अब चीन जिन इलाकों पे बैठ चुका है, इसका मतलब ये है इन इलाकों पे अब वो हैवी हो चुका है, चाहे वो गलवान हो, चाहे वो पेंगोंग हो, चाहे वो दौलत बेग हो, चाहे वो और इलाके हो। तो जब अब अगर बातचीत होगी और मुज़ाकरात होंगे और मसला हल होगा, तो इस तरीके से होगा कि चीन जिन इलाकों पे बैठ चुका है, ये पक्के पक्के उनके, और जो इंडिया के पास जिन पे इंडिया काबिज है वो इंडिया के, और मसला इस तरह से हल हो जाएगा। इस तरह से हल नहीं होगा, तो फिर तो क्योंकि क्लैश होगा या जंग होगी सर। क्योंकि 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 एक, ये जो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, इसने अपने 130 करोड़ लोगों को अगर बोल दिया, तो अब 130 करोड़ लोग इसे छोड़ेंगे नहीं कि भाई साहब हमें हमारी हर इंच की जमीन वापस चाहिए। होगा ये, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये थोड़े दिन बर्फ में टिकेगा। 6 महीने की ये जो बर्फ है, ये मामला इसमें टिकेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी दौरान जब दोनों कंट्रीज को रियलाइज होगा कि लाखों करोड़ों रुपया आप इस डिप्लॉयमेंट के ऊपर बर्बाद कर रहे हैं, तब आप वापस बात करेंगे कि चलिए आप देपसांग में अपनी जगह यहां तक जाइए, मैं हेलमेट टॉप में इसमें यहां तक आता हूं, आप गोगरा में वहां तक जाइए अपने तरफ, मैं अपने जी जी आप सर। सुन, जी ओके। सर बिल्कुल। सो गोगरा में आप अपनी जगह यहाँ जाइए, मैं अपना ब्लैक टॉप में यहाँ जाता हूँ। आप फिंगर 8 के तरफ अपनी तरफ चलिए, मैं अपना कैलाश रिज लाइन से अपनी तरफ चलता हूँ, और दोनों मिलकर, मैंने इसलिए बोला पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब ही यही हो। अब तक 28 29 30 की रात तक सच बात यह है, चाहे हम माने ना माने, बट बड़ी जिम्मेदारी से स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली, टैक्टिकली ये मैं मान सकता हूं कि हमारे पास शायद वो एडवांटेज नहीं था। आज देखिए, और वो एडवांटेज नहीं था इसलिए वो बात नहीं कर रहा था।
ऐसे ही है। बड़ी सिंपल। भाई आप एक बात बताइए। लेकिन लेकिन इंडिया को ये बड़ी देर के बाद रियलाइज हुआ है कि हमने ऐसा करना है। पहले इंडिया इग्नोर शायद करता रहा, या शायद नरमी बरतता रहा है। लेकिन अब आप उसे पता फेसबुक चला है कि में पीएलए के साथ अगर बातचीत करनी है, चीन के साथ बातचीत के लेवल पे आना है, तो फिर उसी की जबान में उसी तरह से ही हमें भी चलना होगा, शायद, क्या जो बात है, मैंने अंडरस्टैंड किया है। बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, उसी की लैंग्वेज में समझना पड़ेगा। हमें चाइनीज बोलना पड़ेगा। ठीक। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी लैंग्वेज क्या चल रही है? आप हमारे यहाँ बमबारी करते हैं, हम आपके यहाँ बमबारी करते हैं। होता तो यही है, चाहे कोई माने या ना माने। हम उस बॉर्डर पर रह चुके हैं, हमें मालूम है ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही अब होता है। उसमें ये बोलना गलत हो जाएगा कि वो मेरा राउंड इधर गया था या उधर। इसी तरह चाइना नहीं, ऐसे ही 28 होता 29 30 की रात के बाद पूरी दुनिया को और स्पेशली हमें क्लियर हो गया कि ये चाइना जिसको पिछले 3 महीने से हम बोल रहे थे भाई सुन ले, तू सुन नहीं रहा था। आज तू हमें बोल रहा है कि सुन लो। आज तू हमें बोल रहा है कि तो हमने एलएसी क्रॉस कर ली और हम जगह। अरे भाई तू इतना अगर स्ट्रांग है, तू इतना ज्यादा कैपेबल है, तू इतना ज्यादा बढ़िया है, तो तू रिटेलिएट करने में तेरे को 2 मिनट लगेंगे। जो कर दे पूरी की पूरी इकोनॉमी इंडिया की अगर कर सकता है। भाई अगर ताकतवर है, अगर J20 तेरा ज्यादा ताकतवर है, तो आ क्यों नहीं रहा? कितनी देर लगती है J20 को रिचिंगला पहुंचने में? अगर है। तुम्हारे पास 360 न्यूक्लियर बॉम्ब है, तुम्हारे पास 360 न्यूक्लियर बॉम्ब है और तुम कहते हो कि तुम ज्यादा ताकतवर हो, इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? करके दिखाइए। अगर देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसे ताकत नहीं देखी जाती। ताकत अपने आप में ये दिखाई जाती है कि आप मुझसे मत लड़िए। आप बताइए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों बनाया इंडिया के बाद? जाहिर है, एक ताकत का बैलेंस इसीलिए रखने के बनाया ना लिए। कि हम भी ताकतवर हैं। हम भी ताकतवर हैं। आप अपने आप को ताकतवर मत समझ लीजिएगा, हमारे पास भी बम है। दोनों कंट्री चाहे बोलने के लिए पॉलिटिशियंस कुछ भी बोलते रहे, आपको लग रहा है कल सवेरे दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे? नहीं, ये जिम्मेवार कंट्री हैं, जिम्मेवार कंट्री हैं दोनों। दोनों लेकिन ने सर, बम बनाया ही इसीलिए है कि एक दूसरे पे ना गिरा दें। ऐसे ही है सर। आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका है, हमारी उम्मीदों से ज्यादा लंबा हो चुका है। सर, मेरा सवाल ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल एक साइड पे है, पाकिस्तान खामोश है, पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिससे मतलब ये लगे कि पाकिस्तान इंडिया मतलब इंडिया की मुखालफत कर रहा है या पीएलए के साथ मिलकर चल रहा है। लेकिन सीडीएस बिपिन रावत मुसलसल या इंडिया में मुसलसल टू फ्रंट वार की बात होती है। और यूरो एशियन टाइम में भी एक आर्टिकल लगा है जिसमें ये कहा गया है कि ये 2 या 3 फ्रंट वार होगी। और बिपिन रावत साहब पाकिस्तान को वार्न भी कर चुके हैं कि हम क्योंकि चीन के साथ लड़ रहे हैं, तो आप हमें डिस्टर्ब ना करें, आप इस मामले में हमारे साथ ना उलझें। तो आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान भी जाहिर है कश्मीर की वजह से आर्टिकल 370 के खत्म हो जाने की वजह से पाकिस्तान पे जो जनता का, अवाम का प्रेशर है, पाकिस्तानी फौज पे, पाकिस्तानी हुकूमत पे, वो भी है। बिल्कुल एक ये एक ऐसा मौका है जब इंडिया चीन के साथ उलझा हुआ है और पाकिस्तान के और चीन के अच्छे रिलेशंस भी हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि कोई 2 फ्रंट वार हो सकती है, या इस तरह से कोई सोच, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है इस हवाले से? आप क्या कहते हैं? देखिए, ये 2 फ्रंट वॉर वाली थ्योरी आपको भी मालूम है पिछले 2 से 3 साल में ही चली है। इससे पहले हम लोगों ने कभी 2 फ्रंट वॉर ना सुना ना बोला। करेक्ट। बहुत आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। पाकिस्तान ने जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो चाइना को कोई हवाई जहाज उड़कर कहीं किसी की सपोर्ट में नहीं आया। बड़ी क्लैरिटी से आपके पास रिकॉर्ड पर है, मेरे पास भी रिकॉर्ड पर है। सो ये समझना कि प्रोबेबली दो देशों के डिफरेंसेस के बीच में तीसरा देश अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा, ये गलत थ्योरी है। कोई नहीं करता। अगर सीडीएस आपको लग बिपिन रहा है, रावत कह रहे हैं, सारे मैं पाकिस्तान आ से रहा हूँ, किसी ने मैं नहीं बिपिन कहा। रावत पर आ रहा हूँ। मैं बिपिन रावत सर को मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बड़ी तरीके से बता पाऊंगा उनका कहना क्या है। उनका कहना यह है, क्योंकि पाकिस्तान इंक्रीजिंगली इकोनॉमिकली, मिलिटरली, मॉरली, सब तरीकों में चाइना पर काफी हद तक डिपेंड करता है। इस वजह से, और चाइना की पॉलिसी जिंदगी भर रही है कि वो खुद ना लड़े, किसी और से अपनी लड़ाई लड़वाए।
ये चाइना का फिलॉसफी आज का नहीं है, पिछले 70 साल का है कि वी शुड नॉट बी फाइटिंग आवर वॉर, वी शुड बी मेकिंग अदर्स लूज द वॉर, दे डोंट फाइट देयर ओन वॉर। और ये उन्होंने बड़े अच्छे से किया है। पूरा वर्ल्ड आज उनकी सलामी सिर्फ इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने वॉर क्या डाली, इकोनॉमिक वॉर डाली, और इकोनॉमिक वॉर में वो सारी कंट्रीज को जीतते चले गए हैं, सब कंट्रीज का इंटरेस्ट वहां आ गया। जहां तक बात है टू फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, टू फ्रंट वॉर उन्होंने इसलिए ही कहा कि क्योंकि पाकिस्तान इस समय जरूरतमंद कंट्री है, उसको अपनी डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, उसको अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करने के लिए पैसा चाहिए, उसे अपनी मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, उसे अपनी हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। और वो कहां से मिल रही है मेजॉरिटी? वो इस समय पिछले 2-3 साल से, क्योंकि बाकी कंट्रीज थोड़ा सा हाथ खींच कर बैठ गए, नहीं दिया उन्होंने। इमरान खान साहब सब जगह गए, किसी भी वजह से, हम उसको नहीं खराब या सही कहेंगे, लेकिन बाकी कंट्रीज शायद अपना हाथ खींच बैठे। चाइना उसका फायदा उठाएगा और वो आपको वो डेवलपमेंट देने का भरोसा देगा। उस भरोसे में जब जरूरत पड़ेगी तो जायज बात है पाकिस्तान को प्ले करना पड़ेगा, ऐसी हमारी सोच है, विपिन रावत साहब की सोच है कि वो जब आपको बोलेगा कि चलिए जी मैंने आपको ये जहाज दिए हैं, ये मिसाइल दिया है, ये पैसा दिया है, जरा थोड़ा सा अपने वाले साइड का आप नॉर्थ साइड में ये अपना खोलिए फ्रंट, आप शायद एज पाकिस्तान उसको मना इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोबेबली आपके यहाँ शायद इस समय एक वो स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है जो एकदम मना कर दे। वो डेमोक्रेसी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियंस के ऊपर आर्मी का कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, वर्ड कोई भी लेकिन इस्तेमाल कर ले। लेकिन सर पाकिस्तान जब लड़ेगा, अगर ऐसा होता है, पाकिस्तानी अवाम तो इस सब का इंतजार कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में एक जैसे ही लोग हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हम पाकिस्तान पे कोई बम गिराएं, पाकिस्तान से लड़े, और पाकिस्तानी ये इंतजार कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान अपने लिए लड़ेगा, क्योंकि जाहिर है कश्मीर का एक मसला है, और आर्टिकल 370 खत्म हो जाने की वजह से मतलब पाकिस्तान इसको उठा रहा है, और फिर पाकिस्तान इस पे सीरियस भी है। तो शायद पाकिस्तान अपने लिए लड़ेगा और अपनी वजह से लड़ेगा। चीन, पाकिस्तान ये कह सकते हैं कि मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि पाकिस्तान कोई चीन के कहने पे या चीन के रहमो करम पे लड़ेगा, या चीन से पैसे कोई लेके, जैसे किसी आप के कह रहे रहमो हैं। करम पर नहीं लड़ता, आप क्योंकि कोई अब वो किसी के रहमो करम पर नहीं लड़ता, मैं क्योंकि आपको बता दूं कोई नहीं लड़ता। पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन की जंग लड़ी, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ये अफगानिस्तान में जंगें लड़ी। तो शायद अब पाकिस्तान ये बात तो समझ चुका है कि हमने किसी के कहने पे या किसी के लिए नहीं लड़ना, या तो लड़ना ही नहीं है, अगर लड़ना है तो अपने लिए लड़ना है। ये पाकिस्तान ने रियलाइज किया है। बिल्कुल होनी भी चाहिए, लेकिन मजबूरियां आती हैं, आप ये भी मानेंगे, मजबूरियां आती हैं। आप बताइए, मैंने तो अभी आपको बोला कारगिल वॉर में चाइना ने क्यों नहीं कुछ बोला, क्यों नहीं अपना हेलीकॉप्टर उड़ाए, क्यों नहीं अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज किया? मोबिलाइज तो कर सकते थे प्रेशर के लिए। इस तरह का प्रेशर, हमारा सोच है कि शायद पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा चाइना के सामने, और उसके कहने से वो उस तरह की फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करेगा जिससे कि लड़ाई नहीं करने, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करेगा जिससे कि इंडियन फोर्सेस उस बॉर्डर पर कमिटेड रहें। वो अगर उठकर सारी की सारी ले की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी तो फिर ऑफसेट हो जाएगा बैलेंस। और तो सर क्या नेपाल दैट भी इज क्लियर। ऐसा ही नेपाल भी करेगा? क्या ऐसा ही नेपाल भी कर सकता है? देखिए अगेन मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल एक वो कंट्री है जिसके साथ हमारा सैकड़ों साल का रिश्ता है। इट इज द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। हम उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, रिलीजन से कनेक्टेड हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं, लेकिन उनके ऊपर डिपेंड की केपी जरूरत है। शर्मा ओली ये बात नहीं समझ रहे ना, केपी शर्मा ओली यस साहब ये यस, बात नहीं नहीं समझ नहीं, रहे। केपी ओली शर्मा साहब समझेंगे। देखिए केपी ओली शर्मा साहब को अपनी मजबूरी है कि वो एक उस कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, और उस कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। आपके सामने है कि एक चाइनीज एम्बेसडर ने उनके वहां वो जो इंटरनल पार्टी के अंदर जो नया चीफ लेना था, वो उसको रुकवा लिया। उसके लिए लोगों ने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया, वो एक गलत बात है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस तो मानना पड़ेगा कि एक चाइनीज एम्बेसडर आपके यहाँ आपकी पार्टी मीटिंग में आता है, आप वहां एक नया लीडर
या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने वाले थे ओली के खिलाफ, आप उसे पोस्टपोन कर देते हैं। और एक बढ़िया बात देखिए, उस दिन के बाद से ना ओली जी कुछ कह रहे हैं इंडिया के बारे में, ना कर रहे हैं लिपुलेख के बारे में, ना कोई बात चल रही है कि उनको हटा दिया जाएगा या उनका तख्ता पलट कर दिया। क्यों नहीं चल रही है सारी बात? क्योंकि चाइना इस स्ट्रैटेजी में बहुत अच्छा है कि चीजों को बर्फ में लगाओ, अपने आप चीजें ठीक हो जाती। जोश में आके डिसीजन मत करो, वो अपने एडवांटेज के लिए। मुझे लगता है इस समय अगर पाकिस्तान की आर्मी को 1% गुस्सा होना चाहिए तो सिर्फ इसी बात का कि तुमने हमारा कारगिल के टाइम कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई जहाज नहीं उड़ाया, कोई एक्टिविटी नहीं करी, और अब हमसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर देंगे। हम भी नहीं करेंगे। हमें जब करना है हम तब करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। आर्टिकल 370 का, मैं, आप मानिए मेरी बात, आप अगर मैं आपकी लैंग्वेज में बोल दूं, अगर आर्टिकल 370 और जेएनके, और आपके लिए हमारा जो जेएनके है, अगर उसके ऊपर आपको वापस कब्जा चाहिए किसी भी वजह से, आपको क्या नहीं, लग हम रहा है? हम सर कब्जा नहीं चाहते। पाकिस्तान, या कम से कम मैं जो आपके सामने बैठा हुआ, मुझे बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। हम कब्जा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि उसका हल निकले, चाहे वो एक आजाद मुल्क बने, चाहे जैसे भी हो, उनको हक मिले, वो इसी तरह से गुलाम ना रहे। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर आपकी ऐसी सोच है, बड़ी अच्छी सोच है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, और हक मिलने के जो भी तरीके हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए। लेकिन बिल्कुल। जो मेरा कमेंट था, वो कमेंट इसलिए था कि अगर स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान आर्मी किसी भी तरह से अगर जेएनके को लेना चाहेगी, तो वो स्ट्रैटेजिकली ये अपॉर्चुनिटी नहीं तोड़ेगी, छोड़ेगी। कि अगर वहां इंडिया कमिटेड है चाइना के साथ, तो इस समय एक आइडियल टाइम है। ये बिल्कुल। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स की बात, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, और मैं आपके लिए कोई बुरी चीज बोल भी नहीं रहा हूं। ये एक बिल्कुल। स्ट्रैटेजिक मूव होते हैं। इस वजह से बिपिन रावत साहब का कहना है, दोनों तरफ तैयारी हमें 100% इसलिए रखनी चाहिए कि जब जब चाइना एक्टिवेट होगा, उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान भी अपने आप को एक्टिवेट कर सकता है, करना चाहिए, करेगा। ये है दो फ्रंट वॉर की, और कोई चलिए बात नहीं। सर, हमें बहुत हमने आज शुक्रिया। तक क्यों नहीं कहा कि नेपाल करेगा? हमने आज तक क्यों नहीं कहा बांग्लादेश करेगा? हमने आज तक क्यों नहीं कहा श्रीलंका करेगा? क्योंकि हमें मालूम है ये दो देश अकेले हैं जो स्ट्रैटेजिकली एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि हम अपनी चीज कैसे सक्सेसफुल करें। सर बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और पहली दफा मेरी इंडिया में किसी ऐसे बंदे से बात हुई है जो इतना रैशनल नहीं है, जो इस तरह से अर्नाब गोस्वामी की तरह इस तरह करके बात नहीं करता कि हम ये कर देंगे, हम तुम्हें वहां से कच्चा चबा जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।